स्टूडेंट के ऊपर ज्यादती करी गई 4 साल बाद अगेन दैट इज हैपनिंग। डाउन सीएए, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह 11 मार्च 2024 को सीएए के रूल्स को नोटिफाई करते हैं और चुनाव से पहले इसे पूरे देश में लागू करने का वादा भी करते हैं। बस इसी के बाद से 2019 में लगी हुई चिंगारी वापस से भड़क उठती है। पार्लियामेंट से लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे युवा तक सब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी कानून जो कि धर्म के बेस पे हो, उसको हम लोग खारिज करते हैं। लेकिन क्यों? सीएए एक्ट से भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, ना ही इससे उन्हें कुछ नुकसान होने वाला है। फिर भी भारी मात्रा में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सीएए क्या होता है? इसे लागू क्यों किया गया? इसका इतिहास क्या है? साथ ही साथ अभी ये इतनी चर्चा में क्यों है? ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस एक्ट को लेकर, उस सभी को हम क्लियर करेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शरणार्थी है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। क्रोनोलॉजी समझिए आप। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता है, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह एक्ट डिफाइन करता है कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप किन किन तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हो। यह एक्ट 1955 में आया था, इसीलिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अब देखो, भारत आजाद हुआ था 1947 में और भारत का संविधान 1950 में लिखा गया। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमारी यूनियन और टेरिटरी को डिफाइन किया गया। अब जगह तो डिफाइन हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई रहता भी होगा तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई। और इसी के ही 5 साल बाद 1955 में सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया और यह एक्ट अभी तक चल रहा है। हालांकि समय समय पर इस एक्ट में चेंजेस लाए गए। अभी तक 9 बार इस एक्ट को अमेंड किया जा चुका है, जिसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, और उसी पर ही सबसे बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि हम आगे जानेंगे। अब इस सिटीजनशिप एक्ट में 5 तरीके बताए गए जिससे कि आप भारत के नागरिक बन सकते हो। सबसे पहला तरीका है बाय बर्थ। अगर आपने भारत की धरती पर जन्म लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इससे हुआ क्या? कई सारे पाकिस्तानी कपल भारत में आके बच्चे करने लगे, जिससे कि उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाए। और यह चीज भारत सरकार को 30 साल बाद समझ में आई और इसे अमेंड किया गया 1986 में। और इसमें कंडीशन डाल दी गई, आपका भारत में जन्म होने के साथ साथ आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी आपको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। 2003 में इसको वापस अमेंड किया गया और यह कंडीशन डाल दी गई कि आपके एक पेरेंट को तो इंडियन होना जरूरी है, साथ ही साथ जो आपके दूसरे पेरेंट हैं वह इलीगल तरीके से भारत में आए हुए नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट। अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन आपके फादर इंडियन सिटीजन है तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाद में इसको अमेंड करके फादर के साथ साथ मदर भी ऐड कर दिया गया, यानी आपके मदर फादर में से कोई भी इंडियन सिटीजन है और आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन, यह चीज हम पे लागू नहीं होती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे और भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान या बांग्लादेश में से कहीं पे चले गए और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें भारत ही वापस आ जाना चाहिए, तो भारत की नागरिकता लेने के लिए उन्हें यह प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था और इसके लिए भी उन्हें 5 साल भारत में रहना कंपलसरी था। उसी के बाद वह रजिस्ट्रेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। 4th आता है बाय नेचुरलाइजेशन, और यही वह पॉइंट है जिसके कारण अभी बवाल हो रहा है। जो भी लोग पिछले 3 पॉइंट में सिटीजनशिप नहीं ले पाए वह इस पॉइंट के जरिए सिटीजनशिप ले सकते हैं। आप भारत ओरिजिन से नहीं हो लेकिन आप भारत आते हो और आपको भारत बहुत अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि आप भारत में ही बस जाओ, तो आप इसके जरिए भारत की नागरिकता ले सकते हो। इसमें भी एक कंडीशन है कि पिछले 14 साल में से 11 साल भारत में रहना जरूरी है। और 5वां पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए भारत कल को चाइना पे हमला कर देता है और चाइना की पूरी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, तो इस कंडीशन में जितने भी चाइनीज सिटीजन है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, यानी उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ऐसा हुआ था गोवा में, क्योंकि आज़ादी के समय पे गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही हमने गोवा को एक्वायर किया तो गोवा के सारे ही लोग भारत के सिटीजन कहलाने लगे। अब जैसा कि मैंने बताया है कि इस एक्ट में कई सारे अमेंडमेंट हुए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था 2003 का। इस अमेंडमेंट में इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया गया
जो भी फॉरेनर भारत आए बिना वैलिड पासपोर्ट या डॉक्यूमेंटेशन के, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी आए लेकिन उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, उसके बाद भी वह भारत में ही रुके हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर पिछले किसी भी पॉइंट में वह आते हो और कोई सी कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हो तब भी उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऐसा भारत सरकार ने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ रहे थे और ऐसे रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे थे, इस उम्मीद से कि अगर वो कुछ साल और रह जाएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और एनआरसी को भी इसी दौरान लाया गया था। एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही लागू किया गया है, हालांकि बीजेपी यह कह रही है कि इसे वह पूरे देश में लागू करेंगे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अब आसाम में इसे लागू इसलिए किया गया क्योंकि आसाम में इल्लीगल माइग्रेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। खासकर बांग्लादेश से कई सारे लोग आसाम आ रहे थे और रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे थे। अब अगर इन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाती तो इन्हें भी उन नेचुरल रिसोर्सेज पे हक मिल जाता जो कि आसाम के लोगों का है। इसीलिए ही इल्लीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एनआरसी आसाम में लागू किया गया। अब सीधे हम आते हैं 2019 में। इस दौरान सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट किया गया। 2003 में जो इल्लीगल माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया था, अगर आप उनमें से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन हो जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन। बस इसी के बाद से कई सारे प्रोटेस्ट हमें पूरे भारत में देखने को मिले। यह चीज इतनी कंट्रोवर्शियल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके बाद इस पे कई सारे लोगों ने पॉलिटिक्स खेली। ऐसा कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार कर रही है, बीजेपी एंटी मुस्लिम एक्ट ला रही है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। अब देखो, जो भी भारत के मुस्लिम हैं जो कि भारत के ऑलरेडी सिटीजन हैं, यह एक्ट किसी से भी सिटीजनशिप वापस नहीं ले रहा है। इस एक्ट से किसी भी सिटीजन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और सरकार ने भी इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए यह कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज है और यहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार होता है। इस बात से हम सभी एग्री करते हैं। पाकिस्तान में पहले करोड़ों की तादाद में हिंदू रहा करते थे, अब वह कुछ लाखों में ही बचे हुए हैं। इतने सारे लोगों में से कई सारों का धर्म परिवर्तन हो गया और कई सारों को मार दिया गया। कुछ बचे कुचे भारत की बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए और इस एक्ट के जरिए उन्हीं को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही आता है कि यहाँ पे मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो सरकार का इस पे यह कहना है कि वह ये चीज नहीं मान सकती कि इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम को मानने वाले लोगों पर ही खतरा है। अब क्योंकि मुस्लिम्स इन कंट्रीज में मेजोरिटी में है तो सरकार यह मानती है कि उन पे अत्याचार नहीं हो सकता। हालांकि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी में है, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किया। अब देखो, कई सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर दूसरे देशों से बुला लिया जाएगा तो भारत के लोग क्या करेंगे। तो इस एक्ट में क्लियर यह बात लिखी हुई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं उन्हीं के लिए यह एप्लीकेबल है। अब क्योंकि वह ऑलरेडी ही भारत में रह रहे हैं, बाकी सारी ही चीजों का उन्हें फायदा हो रहा है, बस सिटीजनशिप उन्हें नहीं मिली है, तो सरकार का कहना है कि उनको भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अब देखो, जो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको यह बात क्लियर ही नहीं है कि यह एक्ट उन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वह तो ऑलरेडी भारत के सिटीजन है। यह तो सिर्फ इल्लीगल माइग्रेंट्स पे लागू होगा जो कि कई सालों से भारत में रह रहे हैं, 1970 1980 से भारत में रह रहे हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक नहीं है। तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको यह वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।